नमस्कार। आज के स्रोतों में आपका स्वागत है। हमारे पास आज कई महत्वपूर्ण विषय हैं। जी। भारत नेपाल के बीच एक ज़रूरी समझौता हुआ है। फिर नैनीताल की बात करेंगे, उसकी टूरिस्ट कैपेसिटी की। हाँ, पर्यावरण से जुड़ा मुद्दा। बिल्कुल। फिर जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारियां, उनका खतरा कहाँ-कहाँ ज़्यादा है। जूनोटिक डिजीजेस। हाँ। और भारतीय सेना में भी कुछ नए डेवलपमेंट हैं। साथ ही आईटी सेक्टर में एक पॉलिसी पर भी बात करेंगे। तो चलिए इन सब पर गहराई से नजर डालते हैं, देखते हैं इनमें खास क्या है। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, भारत और नेपाल। इनके बीच एक MLSA मतलब पारस्परिक कानूनी सहायता समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। हाँ, ये काफी समय से पेंडिंग था और बहुत जरूरी भी, खासकर जो हमारी खुली सीमा है उसके लिहाज से। हाँ, पहले क्या दिक्कतें आती थी? मतलब खुली सीमा का गलत इस्तेमाल होता था। बिल्कुल, कोई स्टैंडर्ड प्रक्रिया नहीं थी, तो जांच में, सबूत जुटाने में, गवाहों से पूछताछ करने में दिक्कतें आती थी। अपराधियों के लिए एक तरह से सीमा पार करना आसान था। अच्छा। अब ये समझौता जो है वो प्रक्रियाओं को क्या कहते हैं, फॉर्मलाइज करेगा, स्टैंडर्डाइज करेगा। इससे जांच और अभियोजन दोनों तेज होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि देखिए, भूटान को छोड़ दें तो नेपाल ही हमारा एकमात्र पड़ोसी था जिसके साथ हमारा ये MLA नहीं था। ओह अच्छा, ये कमी अब पूरी हुई। जी हाँ, और साथ ही वो जो 1953 की पुरानी प्रत्यर्पण संधि है उसको भी तेजी से लागू करने पर सहमति बनी है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। सही। अच्छा, इसी सुरक्षा के संदर्भ में देखें तो भारतीय सेना भी कुछ तैयारी मजबूत कर रही है। हाँ। नई रुद्र ब्रिगेड और भैरव कमांडो बटालियन की बात हो रही है, ये क्या है? देखिए, ये सेना के आधुनिकीकरण का हिस्सा है। एक कॉन्सेप्ट है एकीकृत युद्ध समूह, यानी IBGs। IBGs, हाँ सुना है इसके बारे में। हाँ, तो ये उसी के तहत हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो ये ब्रिगेड साइज की यूनिट्स होंगी। इनमें इन्फेंट्री, टैंक, आर्टिलरी, ड्रोन, मतलब सब कुछ होगा। आत्मनिर्भर होंगी ये। बिल्कुल, आत्मनिर्भर और तेजी से कार्रवाई करने में सक्षम। रुद्र ब्रिगेड इन्हीं IBGs का हिस्सा है और भैरव बटालियन जो है वो लाइट, मतलब हल्की और तेज तर्रार कमांडो यूनिट्स है। अच्छा। ये सब बदलाव सेना को आज के जमाने की लड़ाई के लिए ज्यादा लचीला और प्रभावी बनाने के लिए है। इन्हें खतरे और इलाके के हिसाब से ढाला जाएगा। क्या ये कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन से भी जुड़ा है? हाँ, कह सकते हैं। उस सोच से जुड़ा है जिसका मकसद सीमा पार तेजी से सीमित कार्रवाई करना होता है। समझ गया। चलिए अब सुरक्षा से हटकर जरा पर्यावरण पर आते हैं। उत्तराखंड से एक बड़ी अनोखी पहल सामने आई है। हाँ, नैनीताल जिले की पर्यटक वहन क्षमता का आकलन। हाँ, ये वहन क्षमता या कैरिंग कैपेसिटी, इसका ठीक मतलब क्या है? देखिए, इसका मतलब है कि कोई इलाका अपने संसाधनों जैसे पानी, जमीन, हवा की क्वालिटी के हिसाब से कितनी इंसानी गतिविधि या आबादी का बोझ झेल सकता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए। हाँ, मतलब एक लिमिट तय करना। हाँ, और ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT के निर्देश पर हो रहा है। ये टिकाऊ विकास के लिए बहुत जरूरी है, खासकर नैनीताल जैसे, आप जानते हैं कितने संवेदनशील पहाड़ी इलाके हैं जहाँ टूरिस्ट का दबाव बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल, और ये आकलन एहतियाती सिद्धांत यानी प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर आधारित है। मतलब नुकसान होने का इंतजार मत करो, पहले से सावधानी बरतो। ये विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है। जी हाँ। पर्यावरण से जूझने का एक और उदाहरण असम के माजुली द्वीप में भी दिखता है ना? हाँ, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, वो बेचारा ब्रह्मपुत्र के कटाव से लगातार जूझ रहा है। और वहाँ के लोग खुद ही कंचन के पेड़ लगाकर किनारों को बचाने में लगे हैं। से भी बहुत अहम है, वो सत्रों के लिए जाना जाता है। हाँ, वैष्णव मठ। तो ये एक तरह से प्रकृति और संस्कृति दोनों को बचाने का संघर्ष है। बिल्कुल सही। चलिए अब वैश्विक स्वास्थ्य की बात करते हैं। एक नई स्टडी आई है जिसने उन जगहों की पहचान की है जहां जूनोटिक बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा है। हाँ, वो बीमारियां जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, जैसे एबोला, निपा। जी, रिपोर्ट कहती है कि दुनिया की करीब 9.3% जमीन पर इनका खतरा बहुत ज्यादा है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो ये कि अध्ययन इसके पीछे इंसानी गतिविधियों को बड़ा कारण मान रहा है। जैसे जलवायु परिवर्तन, बढ़ता तापमान, बारिश का बदलता पैटर्न, फिर जमीन का इस्तेमाल, बढ़ता पशुधन, जंगलों का कटना और घनी आबादी, खासकर उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं है। तो समाधान क्या सुझाया गया है? समाधान के तौर पर वन हेल्थ अप्रोच पर जोर दिया गया है। मतलब इंसानों, जानवरों और पर्यावरण तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर देखने की जरूरत है। ठीक है। और अब आखिर में आते हैं IT सेक्टर पर।
टीसीएस ने एक नई पॉलिसी लागू की है बेंच को लेकर। हाँ, ये खबर काफी चर्चा में है। बेंच मतलब वो कर्मचारी जिनके पास उस वक्त कोई एक्टिव प्रोजेक्ट नहीं होता। तो पॉलिसी ये है कि बेंच पर रहने का समय साल में सिर्फ 36 दिन तक सीमित कर दिया है। इससे कर्मचारियों में काफी चिंता है। जाहिर है चिंता होगी ही, उन्हें डर है कि इसके बाद नौकरी जा सकती है। और सुनने में आ रहा है कि दूसरी आईटी कंपनियां भी बेंच का साइज कम कर रही हैं। इसके पीछे क्या कारण बता रही हैं कंपनियां? कंपनियां कह रहे हैं कि लागत कम करनी है। बेंच पर बैठे कर्मचारी वो कंपनी के लिए उस समय रेवेन्यू नहीं ला रहे होते। फिर ऑटोमेशन और कुछ सेक्टर्स में मांग घटने से भी जरूरत से ज्यादा कर्मचारी हो गए हैं। और तीसरा, वो यूटिलाइजेशन रेट बेहतर करना चाहते हैं, मतलब कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग। लेकिन इसके नैतिक पहलू भी तो हैं, कर्मचारियों के अधिकार, कंपनी की सामाजिक जिम्मेदारी। बिल्कुल। और कर्मचारियों पर जो मानसिक दबाव पड़ता है वो अलग। ये एक तरह से बिजनेस की जरूरतें और कर्मचारियों के हितों के बीच का टकराव दिखाता है। संतुलन बनाना मुश्किल है पर जरूरी है। तो आज हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की। सुरक्षा समझौते, पर्यावरण की चुनौतियां, वैश्विक स्वास्थ्य के खतरे, सेना का आधुनिकीकरण और कॉरपोरेट जगत की नीतियां। हाँ, और अगर इन सबको जोड़कर देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? कि हमारी जो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो पर्यावरण हो, सेना हो या कॉरपोरेट दुनिया, वो इन बदलते दबावों और नई हकीकतों के हिसाब से खुद को कैसे ढाल रही हैं। और इस ढलने की प्रक्रिया की इंसानी और पर्यावरणीय कीमत क्या है? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर विचार करना जरूरी है।